नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक 2022 का सॉल्यूशन, जो अभी रिलीज हुआ है 2022 में। और इसके चैप्टर 4 टू 12 तक हम आज ही एक ही वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स और जितने भी वन वर्ड क्वेश्चन है सारे कर लेंगे। एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक से लेके थर्ड चैप्टर तक का 1 से लेके 3 तक हम लोग कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो आप मुझे टेलीग्राम पे बेस्ट क्लासेस के नाम से सर्च कर लीजिए, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी हुई है, उससे आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो हो सकते हैं, जहाँ पे बेस्ट क्लासेस को आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, जहाँ पे आगे स्लैश लगाना है उस पर मैं अपडेट वगैरह डालता रहता हूँ, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन बैंक। तो कुछ इस तरह से आपको पीडीएफ दिखने वाला है, जिसमें आपको ओपन करेंगे तो चैप्टर 1 मिलेगा, पर आप नीचे स्क्रॉल और डाउन करके आइए तो चैप्टर 4 पे आ जाइएगा। चैप्टर 4 में लिखा है थ्योरी ऑफ फॉर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके ऑब्जेक्टिव आज करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, चैप्टर जो है वो 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। 7 मार्क्स में एक मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से 7 मार्क्स में पूछे जाना है। तो ऑब्जेक्टिव आप मस्ट है करके जाइए भैया। पहला लिखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क ईच। फर्स्ट है द सप्लाई शेड्यूल ऑफ ए इंडिविजुअल फर्म इन ए मार्केट इज कॉल्ड। तो सप्लाई शेड्यूल जो है वो इंडिविजुअल मार्केट में इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बनता है। ओके, मार्केट सप्लाई शेड्यूल वगैरह ये ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। तो लॉ ऑफ सप्लाई में रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। तो वो कैसा रिलेशन है? तो वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब कि पॉजिटिव से कहने का मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आपका जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये रिलेशन जो है वो कैसा रिलेशन कहलाता है? पॉजिटिव कहलाता है। तो अब इस बार जैसे लास्ट वीडियोस में हुआ है अपने, कई बार आपको माउस दिखता नहीं था, आज तो दिख रहा होगा, पर है ना, कर्सर जो है मैं ये चला रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है इन केस ऑफ एक्सपांशन ऑफ सप्लाई द ट्रेंड इज। तो एक्सपांशन के टाइम पे ट्रेंड जो है वो कैसा रहता है? तो देखिए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखा है ऑन सेम सप्लाई कर्व, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन सेम सप्लाई कर्व, ऑन द सेकंड सप्लाई कर्व टू द राइट, और डी है ऑन द सेकंड सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। तो टॉप टू बॉटम तो होता है पर सेम सप्लाई कर्व पर ही होता है। ठीक है, तो एक्सपांशन के केस में ऐसा होता है। फोर्थ है इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन, मतलब जब कमी होती है सप्लाई में, शॉर्टफॉल इन सप्लाई, तो सप्लाई के टाइम पे कर्व कैसा होगा? तो देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट इन द कर्व सप्लाई कर्व, ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, और सी दिया है मूव मूव अपवर्ड फ्रॉम द सप्लाई कर्व, और डी है मूव डाउन द सप्लाई कर्व। तो डाउन डाउन ही मूव करता भैया, है ना। जब सप्लाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ साइड में यहाँ पे, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका सप्लाई कर्व कुछ इस तरह का बनता है। तो जब इंक्रीज हो रहा है तो देखिए बढ़ रहा है, मतलब कि इधर साइड से इस साइड, और जब डिक्रीज हो रहा है तो आपका एरो है वो इस तरफ उल्टा हो जाएगा। तो ये डाउनवर्ड है तो मूव डाउनवर्ड द सप्लाई कर्व। ओके, फिफ्थ है चेंज इन सप्लाई कर्व ऑकर ड्यू टू। सप्लाई कर्व जो ऑकर चेंजेस हैं वो क्यों? तो चेंज इन सप्लाई कर्व ऑकर ड्यू टू क्यों होता है? उसके लिए एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ हो सकता है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, सी दिया कन्वर्टिंग टू एलिमेंट अदर देन प्राइस, और डी है बोथ ए एंड बी। तो सप्लाई कर्व में जो चेंजेस है वो जनरली प्राइस के अलावा और कुछ एलिमेंट बदलेंगे तो ही बदलाता है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कर्व तो वैसे ही रहने वाला है। अब ये पूछ रहा है सप्लाई कर्व में चेंज कब होता है? तो चेंज आपका एलिमेंट ही बदलेंगे तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। सिक्स्थ है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से क्या होता है? तो इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज होगी क्या? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, फॉल इन सप्लाई, या देयर इज डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से देयर इज डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई, डिक्रीज होता है जनरली। और सेवंथ है गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर ए प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट क्या करता है? तो मैक्सिमाइज करता है कि प्रॉफिट? नहीं जी। डिक्रीज द सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज करता नहीं जी। तो सी है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली बढ़ाने में मदद करता है। और डी दिया रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। तो रिड्यूस भी नहीं होता, इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट्थ लिखा व्हेन सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इफ फॉर्म ए पॉजिटिव स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव है तो क्या कंडीशन है? कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। ईएस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, कि ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है, या लेस देन 1 होता है। तो वो असल में स्टार्टिंग पॉइंट से जब होता है वो पॉजिटिव हो रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा 1 रहता है, ना ही ज्यादा ना ही कम। बबल कम आपने सुना हो कभी? तो ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 हो जाएगा। इसमें ए बी सी आगे पीछे हो गए, आप लोग कर लेना उसे। नाइन्थ में लिखा है व्हेन सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हेन सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसी रहेगी? 0 यूनिट,
इन्फिनिटी या नेगेटिव, तो वो इन्फिनिटी का केस होता है इस टाइम पे जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। जैसे कि मैं बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये आपका कर्व ऐसा बनता है, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और इसके पैरेलल ये वाला है, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, इन्फिनिटी का ऑप्शन आता है। 10th में लिखा है व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 4 रुपीज पर यूनिट टू 5 रुपीज पर यूनिट, द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज फ्रॉम 100 to 120, देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इट सप्लाई विल बी। तो उस टाइम पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इलास्टिसिटी का अगर डायग्राम आपको याद है तो आप लोग आराम से कर जाएंगे। जैसे कि मैं करवा के दिखा देता हूँ आपको, यहीं पे लिख लेते हैं अपन। तो इसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन, मेरा स्टाइलस सही से चल नहीं रहा है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ है वो देख लो, वो हुआ है आपका 20, है ना, कितना 20, देखो क्वांटिटी सप्लाई 100 से कितना पहुंच गया 120, तो चेंज इन आया कितना 20, 100 से 20 मतलब 120 हो गया, तो 20 बढ़ गया। प्राइस में जो चेंजेस आए वो कितना है, 1 रुपीज का है। दूसरा मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी, तो प्राइस कितना है, प्राइस पहले था ओरिजिनल वाला 4 और क्वांटिटी कितना है आपका, क्वांटिटी था पहले कितना 100, तो ये हो गया डिवाइड अपॉन 4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 जा 0 0 कैंसिल, हाँ तो मल्टीप्लाई कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, सीधा इंटू कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 2 4 जा होगा 8 और 8 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 0.8। 0.8 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी दिया इसमें, बी ऑप्शन सही आंसर है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी का भी प्राइस आपको इलास्टिसिटी निकालना हो तो इलास्टिसिटी सप्लाई के लिए ये फॉर्मूला यूज करा जाता है। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सप्लाई, एलिमेंट का कौन सा नहीं है इनमें से पूछा गया है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑप्शन है, टाइम पीरियड नहीं, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई या विलिंगनेस टू बाय, तो विलिंगनेस होना चाहिए किसी में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 12th में लिखा है देयर इज फॉल इन सप्लाई एट द सेम प्राइस व्हेन, तो प्राइस में फॉल जब होगा तब देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई या व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। सी लिखा है देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई या डी सप्लाई एक्सटेंड, तो ये कंडीशन होती है जब डिक्रीज होगा, तो देयर इज सप्लाई इन डिक्रीज इन सप्लाई, तो फॉल भी क्या होगा, फॉल इन सप्लाई भी होगा। हमने पढ़ा कि डायरेक्ट रिलेशन होता है कैसा, प्राइस और आपका सप्लाई में, तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा, तो देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई। 13th है इंक्रीज इन सप्लाई का क्या होता है, तो इंक्रीज इन सप्लाई मतलब कि राइटवर्ड शिफ्ट होता है कि सप्लाई कर्व या शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। तो जब सप्लाई बढ़ता है तो देख लीजिए मैं दिखा देता हूं आपको, ये तो हो गया आपका सप्लाई का इंक्रीज होना, मतलब कि सप्लाई यहाँ से इधर साइड शिफ्ट हो गया, अगर सप्लाई शिफ्ट हो रहा है तो प्राइस भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो उस कंडीशन में आपका जो कर्व है वो किस तरफ, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, मतलब आपका कर्व इस तरफ शिफ्ट होता है ऊपर साइड। ओके, ये हो गया भैया। चलिए फिर 14 देखिए, मार्केट पीरियड इज द टाइम पीरियड इन विच, मार्केट पीरियड टाइम पीरियड कब रहता है, तो मार्केट पीरियड हो गया व्हेन could not be according to supply could not be adjusted according to change condition in demand, conditions in demand। बी लिखा है supply can be fully adjusted according to changing condition in demand। okay, there is only one possible change in supply, available capacity, और डी दिया है any change in supply is possible। तो मार्केट पीरियड जब, मार्केट पीरियड इज द टाइम पीरियड इन विच, मार्केट पीरियड कब टाइम पीरियड रहता है, तो उस वो कंडीशन होती है जब सप्लाई क्या हो जाए, हाँ देयर इज ओनली वन पॉसिबल चेंज इन सप्लाई, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th है इंस्टॉलमेंट ऑफ ए, इसमें देखो स्पेस देना भूल गया हूँ बीच में ना, इंस्टॉलमेंट ऑफ ए मशीन विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट विल बी कॉल्ड, तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से क्या होता है सप्लाई में, ऐसा पूछा गया, तो इंक्रीज होती है सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 20 में नीचे लिख दिया गया है। फिलिप पे आते हैं, फिलिप में पहला है सप्लाई डैश इज ए कॉन्सेप्ट, तो सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, तो असल में यहाँ पे एक तो दो तीन चीज होती है, देखो फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये इज ए ऊपर लगा देना, सप्लाई इज है ना, तो बीच में आगे क्या बजाएगा, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। सेकेंड है ऑन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ टैक्स सप्लाईज, जब टैक्स बढ़ाया जाता है तो सप्लाई डिक्रीज होता है, डिक्रीज क्योंकि प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन है, डिक्रीज इन सप्लाई। थर्ड है विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म सप्लाईज, अगर नंबर ऑफ फर्म बढ़ाए जाएंगे तो सप्लाई भी बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो इंक्रीज, स्पेलिंग पे मत जाना भैया है ना, सही लिखी वैसे तो।
फोर्थ है सप्लाई ऑफ ए गुड इज ए पार्ट ऑफ डैश, तो सप्लाई ऑफ गुड इज ए पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। फिफ्थ है सप्लाई कर्व मींस द डेज प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, तो सप्लाई शेड्यूल का सप्लाई कर्व जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ जगह नहीं बची तो मैं आगे लिख देता हूँ, कलर का पेन चेंज कर लेते हैं, बहुत देर हो गई है एक ही कलर देखते देखते भी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल के बाद आपका कर्व बनाया जाता है तो ग्राफिकल में। सिक्स्थ है ए मेजर फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज प्राइस, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी मेजर फैक्टर है, या आप कॉस्ट भी लिख सकते हैं। सेवंथ है द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज गिवन बाय डैश डिवाइडिंग द वेरिएबल इन एक्स एक्सिस, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बनाना। देखो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज गिवन बाय, स्लोप जो है वो कब कौन से उसमें डिवाइड जाता है, तो जनरली एक तो आपका कौन सा होता है प्राइस वाला होता है और एक आपका क्वांटिटी वाला होता है। तो वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस, तो वेरिएबल डिवाइडिंग द वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस, तो कौन से वेरिएबल्स होते हैं, तो वो चेंज इन प्राइस होता है, इसको डिवाइड कर देंगे एक्स एक्सिस पे। तो ये आपसे वाई एक्सिस का पूछा गया था, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस डिवाइडिंग द वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे डिवाइड करते हैं तो आता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था सोचने वाला। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में लिखा है वन आंसर इन वन वर्ड या वन सेंटेंस में, पहला लिखा है द व्हाट इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन शॉर्ट रन, तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा है। द व्हाट इज द सप्लाई कर्व ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व कैसा होता है, तो लिखिए मैं लिखवा देता हूं, द फर्म शॉर्ट रन कर्व, शॉर्ट आर रन कर्व, एस आर सी लिखा मैंने, शॉर्ट रन कर्व इज द पोर्शन of its marginal cost curve, its marginal cost curve that, आप लिख लीजिए मैं इसके बाद क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा, lies above the variable cost curve। तो ये देखिए क्या लिखा मैंने वो समझाया था, द फर्म शॉर्ट रन इज द पोर्शन ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व दैट लाइज अबव द वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो ये पूछा था कि व्हाट इज सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में क्या होता है कि शॉर्ट रन में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनवाया था, ऐसा कुछ डायग्राम बनता है शॉर्ट रन में भी। तो फर्म शॉर्ट रन इज अ पोर्शन ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व दैट लाइज अबव द वेरिएबल कॉस्ट कर्व, तो ये वेरिएबल कॉस्ट कर्व है और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, दोनों के एक दूसरे के ऊपर लाइज करता है, तो आपका शॉर्ट रन कर्व बनता है। ओके, सेकेंड है हाउ डज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अफेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने से क्या फर्क पड़ेगा, तो पहली चीज तो ये कि सप्लाई इंक्रीज होगी। तो अब हमारे पास जगह नहीं बची है तो मैं ये वाला हिस्सा रब कर देता हूं, उम्मीद है सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लें भैया, क्या करें जगह की थोड़ी सी कमी चलती है यहाँ पे, है ना, अपन पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लिख रहा था मैं कि क्या होता है इससे, इंक्रीज इन आप लोग पूरा लिखना, इंक्रीज इन सप्लाई, और दूसरा होता है कि आपका जो कर्व है वो कहां शिफ्ट हो जाता है, वो शिफ्ट होता है राइट वर्ड, तो राइट वर्ड शिफ्ट इन कर्व। एक ऑब्जेक्टिव मैंने ऊपर बताया था, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने थोड़ा सा शायद से कुछ गड़बड़ बता दिया है। हाँ जी, इसका ऑप्शन करना, इंक्रीज इन सप्लाई, क्वेश्चन नंबर 13 पे आना, इंक्रीज इन सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ये राइट वर्ड शिफ्ट अगर सप्लाई बढ़ रहा तो हाँ ठीक है मेरी गलती, माय मिस्टेक मान लिया मैंने। यहाँ पे आपका कर्व कैसा होगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो इसको करेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सा ऑप्शन मैंने गलत बताया तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि किसी और बच्चे का गलत ना हो भैया, मैं तो चाहता नहीं हूँ है ना, तो आपको अगर मेरे बाय मिस्टेक हो जाती कभी कभी गलती। ओके, थर्ड लिखा है द बेसिस ऑफ प्राइस फॉर विच ऑफ प्रोडक्शन इज मेनली डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, तो बेसिस क्या होता है, वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिसके बेसिस पर कंपनी गवर्नमेंट प्राइस को डिटरमाइन करती है। तो कंज्यूमर गुड्स कैसे हैं उसके आधार पे, कंज्यूमर गुड आर द बेसिस ऑफ प्राइस फॉर विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज मेनली डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। व्हाट इज द सप्लाई मेड बाय फर्म इज कॉल्ड, सप्लाई मेड बाय फर्म इज कॉल्ड पर्सनल सप्लाई, उसको पर्सनल सप्लाई बोलेंगे। What are the factor which cause a change in the supply of a commodity called
तो फैक्टर जो चेंजेस लाते हैं उनको उनके बारे में लिखते हैं। तो उसका आता है इनपुट, वैसे 5-6 फैक्टर होते हैं, आप लोगों ने अगर पढ़े हो, है ना, 5 फैक्टर हैं जिसकी वजह से सप्लाई में चेंजेस होते हैं। तो पहला आप मैं लाइन से लिखवा दूं क्या? अच्छा, एक साथ लिख लीजिए। इनपुट कॉस्ट होता है, फिर प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, आप लोग पूरा लिखना, मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट भी कर रहा हूँ इसलिए। प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कितने पूछे ने, व्हाट आर द फैक्टर पूछे सीधे, तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और टैक्सेशन है। तो जनरली 4-6 होते हैं, वैसे 4 लिख देंगे तो भी काफी है ना। 6th लिखा है क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल फर्म ऑफर फॉर सेल इन मार्केट एट ए फिक्स्ड प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, डज इट कॉल हिम, तो वो मार्केट सप्लाई कहलाता है। मार्केट सप्लाई, उसको मार्केट सप्लाई कहते हैं। 7th, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, तो वो कॉस्ट है या प्राइस लिख सकते हैं आप, प्राइस ही मेन फैक्टर है, या फिर उसका कॉस्ट कह सकते हैं, कॉस्ट और प्राइस, है ना, कीमत। और 7th है 7th होगा 8th है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉजिंग ए डिक्रीज इन सप्लाई। तो प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉजिंग ए डिक्रीज इन सप्लाई, उसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई। ओके, तो इस तरह से आपको सारी चीजें करनी थी। आते हैं इसके बाद वेरी शॉर्ट्स हैं, सॉरी शॉर्ट आप लोग कर लेंगे, इसी उम्मीद है शॉर्ट्स भी आप कर लेंगे। तो 5वां चैप्टर चालू करते हैं। 5वें चैप्टर का नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है ना। पहले लिखा है द प्राइस ऑफ कमोडिटीज डिटरमाइंड बाय डिमांड, बाय आपका सप्लाई या बाय बोथ। तो बाय बोथ हम प्राइस ऑफ कमोडिटी निकालते हैं, जैसे कि आप ये सप्लाई ये डिमांड कर बनाते हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पे ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है, इसके जरिए हमें पता चलता है। सेकंड, मार्केट प्राइस इज रिलेटेड टू, मार्केट प्राइस रिलेटेड है किससे, वेरी शॉर्ट रन वैल्यू से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और पहले का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। थर्ड लिखा अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी से किस पे अफेक्ट चलता है, टोटल यूटिलिटी पे, मार्जिनल पे, कि दोनों पे, कि किसी पे नहीं, तो मार्जिनल यूटिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ लिखा व्हेन डिमांड इंक्रीज द डिमांड कर्व शिफ्ट टू, अगर डिमांड बढ़ाई जाए तो डिमांड कर्व शिफ्ट कहां होगा, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स पे आते हैं। तो पहला लिखा है कि प्राइस फ्लोर इज डिटरमाइंड बाय प्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, तो ऐसा तो नहीं होता भैया, तो ये फॉल्स है। प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। द पर्पस ऑफ प्राइस सीलिंग इज टू गेट प्रॉफिट, नहीं जी भैया, फॉल्स है। छत बना देते हैं तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है ना। थर्ड है द प्राइस फ्लोर इज डिटरमाइंड बाय प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, नहीं भैया ऐसा भी नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। फोर्थ है मार्केट प्राइस इज द वेरी शॉर्ट रन प्राइस, ये सही है, ट्रू है। फिफ्थ लिखा है कि मार्केट प्राइस इज इमेजनरी, तो ये फॉल्स है, इमेजनरी नहीं है। और सिक्स्थ है द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिमेन इन द स्टेट ऑफ परमानेंट इक्विलिब्रियम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये भी ट्रू है। तो ये ट्रू फॉल्स हो गया। इसके बाद तो वेरी शॉर्ट आंसर है, वन वर्ड है ही नहीं, तो अपन आगे आते हैं। अगला चैप्टर 6th चैप्टर है। चैप्टर 6 का नाम है नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, और ये भी आने वाला है आपका 5 मार्क्स का, जिसमें से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट डैश गुड कंसिस्ट ऑफ बायर और एंड सेलर। तो असल में इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट गुड्स कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ बायर है, तो डैश यहाँ पे आएगा, तो लार्ज नंबर ऑफ, ये मैं देखिए हिंदी से इंग्लिश में करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं इसमें। ओके, सेकंड है द प्रोडक्शन ऑफ आइडियल प्रोडक्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो कैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है, तो डैश मार्केट, तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। there is no difference between firm and industry in the dash market, both are same, तो ये भी सेम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही होता है। तो पीसी कंप्यूटर लिखा मैंने, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो सेकंड वाला था वही थर्ड में भी आएगा। फोर्थ, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इन द डैश मार्केट कंस्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट, तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो मेजर पार्ट ओलिगो मार्केट में होता है, ओलिगोपोली मार्केट कंस्टिट्यूट ए लार्ज मेजर पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिफ्थ में है एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
मोनोपोली मार्केट, जो कि रिमूव हो चुका है वैसे तो, पर ऑब्जेक्टिव क्यों दे दिया इन्होंने पता नहीं मुझे, जिसमें एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होता है मार्जिनल रेवेन्यू से। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोपोली मार्केट का। आंसर इन वर्ड मट देखते हैं सेकंड वाला, जिसमें पहला लिखा है इन विच मार्केट इज द एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट फाउंड। तो सेलिंग कॉस्ट फाउंड जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है, परफेक्ट कंपटीशन। सेकेंड है इन विच मार्केट द कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द एंटायर मार्केट। तो ये भी परफेक्ट कंपटीशन है। और थर्ड लिखा है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इज द स्पेशलिटी ऑफ विच मार्केट। तो ये भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है। तो तीनों का आंसर परफेक्ट कंपटीशन ही होने वाला है। इसके बाद शॉर्ट आंसर्स आप कर लेंगे। तो अब सेकंड पार्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट चालू होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर 7 या आपकी किसी के हिसाब से चैप्टर 1 भी हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो कुछ बुक में चैप्टर 1 दिया है, किसी बुक में चैप्टर 7 दिया है। चैप्टर 1 एनसीईआरटी में मैं बता देता हूँ, है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से 7 थे और ब्लूप्रिंट के हिसाब से चैप्टर 7 है। चलिए देखो, पहला ऑब्जेक्टिव करते हैं इसका। ये आने वाला है कि इसमें तो बहुत ही कम आएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन में केवल आपका 4 मार्क्स का आएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 2 मार्क्स क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स का पूछे आने वाला है। हाँ जी, तो देखो पहला ऑप्शन है इन माइक्रो, कहाँ चलेगा, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो इंडिविजुअल फैमिली की और ऑफ द होल। तो होल की स्टडी करी जाती है। फिर सेकंड है नॉट पेइंग अटेंशन टू द कंपोजिशन ऑफ अ ग्रुप इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ विच इकोनॉमिक्स। तो अटेंशन हम सिंपल ग्रुप पे नहीं करते हैं, तो ये मेन प्रॉब्लम है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट ऑप्शन बी होगा। थर्ड इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी, जनरल प्राइस लेवल। सी है बोथ या नन ऑफ दिस। तो जनरल प्राइस लेवल जो है इसका भी मेन इंस्ट्रूमेंट है। फोर्थ है मैक्रो इकोनॉमिक्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ अजीब सा लगा मुझे, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया है 1929, बी में लिखा है 1950, सी में लिखा है 1935 और असल में एग्जिस्टेंस में आया था क्यानिस की बुक है। आप लोग जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि क्यानिस जो है भैया इसमें मेन रोल निभाते हैं। उनकी बुक थी जिस बुक में नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उस बुक के बाद पहली बार मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके जो उसमें आया था, और ये बुक इन्होंने लिखी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था मतलब 1935-36 में, तो उसके बाद। तो आफ्टर 1935 भी लगा सकते हैं, आफ्टर 1929 भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बाद ही आपका एग्जिस्टेंस में आया था। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप थोड़ा सा जीके वगैरह के लिए ध्यान में रख सकते हैं, बुक का नाम कोई दिक्कत नहीं है। एंड एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नाम था उस किताब का, और ये बुक आई थी 1936 में, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहली बार निकाला गया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेंस में आया था। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर 1929। आफ्टर तो मतलब बाद में तो होता ही है, और आफ्टर 35 तो ये भी बाद ही होता है। तो दोनों आंसर यहाँ पे सही हो सकते हैं। अब जब आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग ये ध्यान रखना कि 1936 में पहली बार आया था, तो उसके हिसाब से आप आंसर लगाना। फिफ्थ, इकोनॉमिक यूनिट कैन बी। इकोनॉमिक यूनिट कैसी हो सकती है, कंज्यूमर ओनली हो सकती है कि प्रोड्यूसर ओनली हो सकती है कि गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक, सबकी हो सकती है। तो आंसर नंबर डी दिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी की हो सकती है। सिक्स्थ में लिखा है द हाउस होल्ड सेक्टर इज कॉल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर को क्या कहा जाता है, द फर्म, द गवर्नमेंट, द फर्म एंड द लार्ज सेक्टर अदर देन द गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है भैया, तो सी ऑप्शन सही है। फर्म को कहते हैं, लार्ज सेक्टर भी आते हैं और गवर्नमेंट भी आती है। ये हाउस होल्ड सेक्टर में आता है ना। और फिल इन द ब्लैंक जहां पे स्पेस नहीं दिया गया, तो फिल इन द ब्लैंक अगले वाले हैं। पहला लिखा है स्टडी ऑफ नेशनल इनकम कैन नॉट बी डन फ्रॉम ए माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज डैश इकोनॉमी। तो एग्रीगेट इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी सबका एग्रीगेट होता था, इसलिए एग्रीगेट इकोनॉमी बोलते हैं कई बार। थर्ड है अमोंग द ग्रुप और यूनिट ऑफ द होल डैश इज फाउंड। तो डिपेंडेंस फाउंड, होल डिपेंडेंस इज फाउंड, है ना। फोर्थ है डैश कंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक कैन नॉट बी अप्लाइड टू कलेक्टिव और लार्ज एग्रीगेट। तो माइक्रो इकोनॉमिक के कंक्लूजन जो है, माइक्रो कंक्लूजन्स ऑफ इकोनॉमिक कैन नॉट बी अप्लाइड टू लार्ज एग्रीगेट पे अप्लाई नहीं कर सकते। डैश इज द क्रेडिट विद द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो पर्सपेक्टिव। तो ये अभी बताया था मैंने, जॉन कैनिस, जे कैनिस आप लिख सकते हैं, इन्हीं को पूरा आपका श्रेय जाता है डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो पर्सपेक्टिव से।
और 6 है द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोजीनियस ग्रुप फाउंड इन डैश इकोनॉमी, तो मैक्रो में, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग लोग हैं, मैक्रो इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम फाउंड किया जाता है। मैच द कॉलम के आते हैं, मैच द कॉलम में पहला लिखा है नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये कहाँ है, तो ये देखिए मैक्रो अप्रोच से निकाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं इसके आगे नंबर लिखते जा रहा हूँ। इंडिविजुअल फर्म जो है वो माइक्रो के अप्रोच है, तो एफ वाला जो है मैक्रो इकोनॉमिक का हो जाएगा सेकंड पार्ट। थर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक्स को देने वाले कियानीस हैं, तो ये थर्ड हो जाएगा। फोर्थ है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को देने वाले व्यक्ति हैं आपका एडम स्मिथ, तो ये फोर्थ हो जाना है। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है, तो ये फिफ्थ हो जाएगा। और सिक्स्थ लिखा है मैक्रो वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड और इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये जनरली ग्रीक इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है मैक्रो ना, तो ये सिक्स्थ हो जाएगा आपका। ओके, ग्रीक से नहीं है भैया, तो ये एक ऑप्शन नहीं है, एक्स्ट्रा दिया हुआ था, ये इस पे कुछ काम का नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं है ना। स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। एनालिसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो एनालिसिस अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू माइक्रो नहीं मैक्रो से होता है, तो ये फॉल्स है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये ट्रू है। थर्ड दिया मैक्रो स्टडीज रिलेटेड टू माइक्रो स्टडीज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉल्स। फोर्थ है द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोजेनियस ग्रुप इज फाउंड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये भी फॉल्स है। माइक्रो एंड मैक्रो आर कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर, ये कॉम्पिटिटर नहीं कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर, एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस है ना। और सिक्स्थ है इंडिविजुअल यूनिट आर स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये सही है कि माइक्रो स्टडी इसमें करी जाती है, ट्रू। आंसर इन वन वर्ड देखते हैं, द टर्म मैक्रो इज रिलेटेड टू विच इकोनॉमी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है मैक्रो। सेकेंड है राइट वन ड्रॉबैक ऑफ माइक्रो, ड्रॉबैक लिखना मैक्रो के, तो एक तो हो गया अजम्पशन जो इसमें लिया जाता है, अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि है अनरियलिस्टिक है ना। और आप चाहो तो इसके जगह जो एग्रीगेट लेते हैं वो भी ट्रू नहीं होता, तो वो भी लिख सकते हैं, तो हमसे एक पूछा था तो एक ही लिखें तो काफी है, और जिसको किसी को दिक्कत हो रही है तो वो दूसरा देख ले, मिल जाएगा आराम से, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। सेकंड के बाद ये थर्ड है था व्हेन डिड मैक्रो इकोनॉमिक कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो कब आया था, तो ये भी थोड़ी देर पहले बताया था 1936 में आया था केनिस की बुक के थ्रू, है ना, बुक का नाम भी आप लिख सकते हैं। बिजनेस साइकिल आर स्टडी इन विच इकोनॉमिक, तो मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर स्टडी करी जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। विच इकोनॉमिक्स इज सुटेबल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट द नेशनल लेवल एंड लार्ज ग्रुप, तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सिक्स्थ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक टू ईच अदर, तो ये दोनों इंटर डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर, तो इस तरह से सारा आपके होते हैं। इसके बाद वेरी शॉर्ट आप कर लीजिएगा, और आते हैं चैप्टर नंबर 8 नेशनल इनकम जिसका नाम है, और इससे चैप्टर से आने वाला है 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, एक 2 मार्क क्वेश्चन, एक 4 मार्क क्वेश्चन। पहला देखते हैं हु इज विल बी इंक्लूड इन द स्टॉक, स्टॉक के अंदर किसको इंक्लूड करा जाता है, तो मनी होता है, हाँ जी। अमाउंट ऑफ मनी द क्वांटिटी ऑफ व्हीट कीप इन द वेयर हाउस, ये भी स्टॉक है, तो ऑल ऑफ दिस ऑल द अबव कह सकते हैं आप, ये सब आता है। सेकंड व्हाट सर्विस डू फैमिलीज प्रोवाइड टू फर्म, तो जो कैसे सर्विसेज फैमिली प्रोवाइड करी जाती है, तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइजेस ऑल, फैमिलीज जो है वो लेबर की आपको प्रोवाइड करती है, तो लेबर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। थर्ड लिखा इंटरमीडिएट आइटम इज, इंटरमीडिएट आइटम कैसा है, टीवी मशीन या वुड, तो इंटरमीडिएट जो है वो वुड है। इसके बाद फोर्थ है द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द ईयर विद द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड, वो कैसे होते हैं, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। और व्हेन द जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस इट इज कॉल्ड, करंट प्राइस के अगर आधार पे निकाल रहे हैं तो वो मॉनेटरी जीडीपी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सिक्स्थ है वैल्यू इज टेकन व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, तो वो वैल्यू होती है फाइनल कमोडिटी की, तो फाइनल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक पे आते हैं, द फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम इज, तो देखिए मॉडर्न अगर आपको लिख कर दिया मॉडर्न नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आपका मॉडर्न के लिए तो हो जाते हैं, तो लिख देता हूँ मॉडर्न जो है
मॉडर्न आपको लिख के दें तो यहाँ पे मॉडर्न लिखा नहीं है हमें, है ना, जॉर्जरी किंग्स। और अगर आपको सिर्फ लिख के दिया कि फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आते हैं सर रिचर्ड स्टोन। अगर आपको मॉडर्न, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मॉडर्न लिख के दिया है ना, तो मॉडर्न के टाइम पे तो MODERN मॉडर्न, आपको मॉडर्न नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का बोला है तो जॉर्जरी किंग्स। और अगर आपसे बोला है सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का तो सर रिचर्ड स्टोन होते हैं। तो दोनों ऑप्शन आप लोग ध्यान रखना। सेकंड लिखा है कंज्यूमर गुड्स आर डैश प्रोडक्ट, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। थर्ड है गिफ्ट इज डैश इनकम, तो गिफ्ट जो है वो प्राइवेट इनकम है। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो इससे निकलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या NDP कह सकते हैं आप, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP। एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहा जाता है, इनकम डिस्पोजल मेथड। इसके बाद सिक्स्थ दिया है द रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज कैलकुलेट इन द मेथड ऑफ इनकम। रेम्यूनरेशन मतलब किस मेथड में कैलकुलेट करते हैं। तीन मेथड होती है, एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रोडक्ट मेथड। तो आप लोग यहाँ पे कौन सी मेथड में निकालते हैं रेम्यूनरेशन, इनकम मेथड में निकाला जाता है। इसके बाद आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। तो ट्रू एंड फॉल्स में पहला लिखा है सर्विस में बी कलेक्टेड, सर्विस में बी कलेक्टेड, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना। सर्विस में बी कलेक्टेड क्या होता है, आगे कुछ तो बोलते हैं भैया, इसका कुछ क्लियर नहीं था तो ये छोड़ दिया। सेकंड, एट प्रेजेंट नो इकोनॉमी इज ए क्लोज्ड इकोनॉमी, तो ये आपका ट्रू है, सब ओपन इकोनॉमी है। ट्रू, क्लोज मतलब कि जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड वगैरह कुछ भी नहीं होता। थर्ड है इनकम फ्रॉम द लॉटरी फर्म पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये फॉल्स है। फोर्थ है इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, तो ऐसा भी नहीं है, फॉल्स है ये भी, आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिफ्थ लिखा था स्टॉक इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, तो स्टॉक टाइम पीरियड से रिलेटेड नहीं है, ये भी फॉल्स है। और नेशनल कैपिटल इंक्लूड सर्विसेज, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है। सभी फॉल्स है, एक ट्रू है और एक हमें क्लियर नहीं है फर्स्ट वाला। मैच द पेयर, राइट पेयर था, जो मैच द कॉलम कह सकते हैं आप लोग। तो पहला दिया नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो है वो एक फ्लो है, तो ए स्टॉक नेशनल इनकम का में आ जाएगा, नेशनल इनकम एक स्टॉक, सी ऑप्शन हो जाएगा, तो ये पहला लिख देता हूं मैं इसमें। सेकंड फ्री ऑब्जेक्ट, तो फ्री ऑब्जेक्ट ये भी कुछ क्लियर नहीं है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। पहले तीसरा देखते हैं नेशनल इनकम क्या है। तो यहाँ पे नेशनल कैपिटल था, नेशनल, अच्छा मेरा गलत पढ़ लिया, नेशनल कैपिटल एक स्टॉक है, और नेशनल इनकम की बात करें तो एक फ्लो होता है नेशनल इनकम, तो ये थर्ड वाला, और ऊपर भी ये फ्लो लिखा हुआ है तो ये भी थर्ड हो जाएगा। तो दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। फोर्थ है ओपन इकोनॉमी, तो ओपन इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिफ्थ लिखा है कैपिटल गुड, तो कैपिटल गुड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कह सकते हैं, तो ये आपका पांचवा हो जाएगा। और सिक्स था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जो है जनरली कैपिटल यूटिलाइजेशन में होता है, तो ये सिक्स ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ दो ऑप्शन एक्स्ट्रा दिए हुए थे जो कि कुछ काम के नहीं है, क्योंकि हमें पहला एक तो फ्री ऑब्जेक्ट क्या है वो किसी को पता नहीं, फ्री ऑब्जेक्ट आप तो या तो नेशनल इनकम या GDP को कह सकते हैं, तो ऐसा कुछ पता नहीं है क्या चीज़ का, तो सेकंड वाला आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे दो ऑप्शन रिपीट भी करे गए, तो ये मैंने अपने मन से नहीं करे भैया, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है, पहले ही बता दूं मैं आपको, है ना, मैंने सिर्फ इंग्लिश में कराया उसे। ई वाला है, ई क्वेश्चन आंसर इन वन वर्ड या वन सेंटेंस, तो वन वर्ड में करते हैं जरा, क्या क्या है। व्हाट इज द क्वांटिटी मेजर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, तो उसको स्टॉक कहा जाता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वियर एंड टीयर एक्सपेंडिचर, तो इसको करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। और तीसरा राइट द फुल फॉर्म ऑफ GDP, तो ये लोग आप लोग कर ही लेंगे, मुझे पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इन हाउ मेनी ईयर द नेशनल इनकम इज यूजुअली कैलकुलेट इन अ कंट्री, तो हर साल की जाती, तो 1 ईयर। एग्रीकल्चर इज इंक्लूड इन विच सेक्टर, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आती है, प्राइमरी सेक्टर। और सिक्स्थ दिया व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड को दो नाम से कहा जाता है, दोनों नाम बताया, तो एक का नाम है वैल्यू एडेड मेथड,
और आउटपुट और इन्वेंट्री मेथड। तो 2-3 नाम हो गए है ना, याद रखना भैया, तीनों मेथड एक ही का नाम है, प्रोडक्ट मेथड का नाम है। इसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप कर लेंगे, एनालिटिकल्स भी आप कर लीजिएगा। अब आते हैं अपन चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में पहला है मनी इज दैट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी। दैट स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये हार्टली वितर ने दिया था, तो हार्टली वितर इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी, मनी का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो प्राइस स्टेबिलिटी मनी का फंक्शन नहीं है। मीडियम ऑफ रेगुलेशन तो है, वैल्यू एक्यूमुलेशन भी है, यूनिट ऑफ अकाउंट भी है। थर्ड लिखा विच करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जरिए कौन सी करेंसी को इशू करते हैं, तो वर्किंग मनी को, स्टोर मनी को, कॉइन्स को, या वर्किंग मनी को इशू करते हैं। फिर लिखा है व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल बैंक जो है इंडिया का वो कौन सा बैंक है, कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, या प्राइवेट बैंक है, या कोई भी नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कमर्शियल बैंक है, ए ऑप्शन सही है। और फिफ्थ है हु रेगुलेट मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने वाले कौन होते हैं, गवर्नमेंट या आरबीआई, तो आरबीआई इसका करेक्ट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी इज डैश फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंड है इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन बैंक जनरेट डैश डिपॉजिट, तो रिजर्व डिपॉजिट करते हैं जनरली। थर्ड लिखा द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड, तो वो रेपो रेट कहा जाता है, या बैंक रेट आप कहें तो। सेंट्रल बैंक इज डैश ऑफ गवर्नमेंट, तो बैंकर है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। और फिफ्थ था मेजरमेंट ऑफ वैल्यू इज डैश फंक्शन ऑफ मनी, तो मेजरमेंट या तो मेन फंक्शन के हैं या प्राइमरी, और मेन और प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी आर वाई। ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं, मनी इज गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, सही है। मनी सप्लाई विल इंक्रीज व्हेन द बैंकिंग हैबिट अमंग द पीपल डिक्रीजेस, फॉल्स। थर्ड है द इंटरेस्ट रेट इज हाई एंड करंट अकाउंट, तो ये भी ऐसा नहीं होता है, फॉल्स। और ओवरड्राफ्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू गेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली, ओवरड्राफ्ट मतलब ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर वैल्यूएशन होता है। और अब देखते हैं मैच द कॉलम का पहला, मैच द कॉलम में पहला है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो मेजर ऑफ द वैल्यू करना होता है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन जो है वो ट्रांसफर करना होता है वैल्यू को, तो सेकंड हो जाएगा। कॉन्टीजेंसी वर्क ऑफ मनी, कॉन्टीजेंसी वर्क को किसे कहा जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम को कहते हैं, तो ये तीसरा हो जाएगा। फोर्थ है अदर फंक्शन ऑफ मनी, मनी का अदर फंक्शन पूछें तो ये लिक्विड टाइप से हो सकता है, तो फोर्थ ये हो जाएगा। फिफ्थ है ओवर एक्सप्रेशन, ओवर एक्सप्रेशन तो मतलब टेम्पररी अरेंजमेंट कह सकते हैं, तो ये फिफ्थ है। और सिक्स्थ देखिए कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट जनरली परमानेंट अरेंजमेंट को कहते हैं, तो ये सिक्स्थ हो जाएगा। तो ये दो एक्स्ट्रा थे ई एंड एच वाले, तो ये कुछ काम के नहीं है ऑप्शन। वन वर्ड देखते हैं, वन वर्ड में लिखा है विच राइट एनी वन क्वालिटी ऑफ गुड मनी, क्वालिटी बताइए, तो क्वालिटी जैसे एक क्वालिटी पूछी तो आप लिख सकते हैं स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी कह सकते हैं, और जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी, तो दो बता दी मैंने, आप एक याद कर लेना, दो पूछे तो दो लिख देना पेपर में। जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी विच डिपॉजिट ऑफ इंडिविजुअल्स इन बैंक आर नॉट इंक्लूड इन द मनी सप्लाई, तो ये इंटर बैंक डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट। तीसरा हु क्रिएट द क्रेडिट, तो बैंक क्रिएट करते हैं क्रेडिट्स को। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ विच सिस्टम डज द रिजर्व बैंक इशू नोट, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे इशू करा जाते हैं, मिनिमम एमआरएस कहते हैं उसे शॉर्ट में, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और हु हैज द राइट टू इशू पेपर करेंसी, तो ये जनरली देखिए पेपर करेंसी का पूछा है, कॉइन का पूछते तो गवर्नमेंट इशू कर सकती है, पर पेपर करेंसी जनरली 1 रुपए के नोट सरकार कर सकती है, और एक से ज्यादा के सेंट्रल बैंक इशू करते हैं, तो सेंट्रल बैंक एक से ज्यादा के और 1 रुपए तक के, जैसे कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी आंसर में आ जाएगा, पेपर करेंसी का पूछा है। ओके, तो 1 तक के गवर्नमेंट इशू करती है, और 1 से ज्यादा वाले जो है वो सब सेंट्रल बैंक इशू करता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद वेरी शॉर्ट्स आप कर लीजिएगा, और
चैप्टर 10 देखते हैं। चैप्टर 10 का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इससे आने वाला है आपका 3 मार्क्स का चार न्यूमेरिकल 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। तो ये टोटल 7 मार्क्स इस तरह से कवर करते हैं। देखते हैं, पहला लिखा है सप्लाई जनरेट इट्स ओन डिमांड इज स्टेटमेंट बाय। तो सप्लाई जनरेट करता है इट्स ओन डिमांड, ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति थे जेबीसी, तो ऑप्शन ए। सेकंड है कैनिस एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज डिपेंडेंट ऑन। तो ये डिपेंड करती है इफेक्टिव डिमांड के ऊपर, तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर। एमपीसी प्लस एमपीएस ये बराबर होता है किसके, 0 के, 1 के, x के या d के। तो 1 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका करेक्ट आंसर 1। अकॉर्डिंग टू कैनिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम। तो इनकम का इक्विलिब्रियम कौन कौन सा होता है, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई या दोनों। तो दोनों सी ऑप्शन में दिए हैं, ए एंड बी, सी आंसर कर। फिफ्थ है कैनिस थ्योरी इज कंसर्न विथ। कैनिस थ्योरी जो है वो किस पे कंसर्न करती है, तो इफेक्टिव डिमांड सप्लाई, तो इफेक्टिव डिमांड ही करेक्ट आंसर है। विच इज ट्रू, 6 में कौन सा ट्रू पूछा है, तो ये असल में ऐसे लिखें k इक्वल टू 1 अपॉन एम पी सी, करेक्ट तो यही है। या फिर k इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस, ये करेक्ट है। या k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी एस, या k इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एम पी एस। तो करेक्ट कौन सा ऐसा पूछा गया है, तो करेक्ट इसमें से k इक्वल टू एम पी एस होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओके, फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। एपीसी प्लस डैश इक्वल टू 1, तो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू रेप्यूटेड अप्रोच डैश कट, तो वेजेस कट कुड एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वेजेस कट करने से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। तीसरा, द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इन्फ्लेशन, उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है, महंगाई दर। डेज गैप इज मेजर ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डे जो है वो किस चीज क्या बताता है, तो एक्सेस डिमांड हमेशा इन्फ्लेशनरी गैप जो बनता है, कर्व अगर आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इन्फ्लेशनरी गैप इज मेजर ऑफ एक्सेस डिमांड, और उसको या फिर डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। तो डिफ्लेशनरी गैप पता चलता है, तो इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप दोनों पता चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिफ्थ है लो डिमांड कैन बी करेक्टेड बाय मेकिंग ए डैश इन द बजट। तो लॉस बजट अगर बनाते हैं, तो लॉस अगर बजट बनाते हैं तो उससे हम करेक्ट कर सकते हैं डिमांड, लो डिमांड को। और लिखा है डैश इन द बैंक रेट या रेपो रेट, कहें से रेपो रेट टू कंट्रोल द बैंक द कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इंक्रीज कर दिए जगह रेपो रेट को या ब्याज दर को आप बढ़ा देंगे तो उससे कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीज इन द बैंक रेट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी गैप। चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स में पहला लिखा है कैनिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लॉन्ग रन अप्रोच, तो ये फॉल्स, ऐसा नहीं है, शॉर्ट रन अप्रोच के लिए हो। सम वर्कर में रिमेन अनएम्प्लॉयड इवन एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये ट्रू है। थर्ड है कंजप्शन फंक्शन एक्सप्लेन द इम्परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर रिड्यूस सेविंग, तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं है। फिफ्थ है कंजप्शन एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज इनकम इंक्रीजेस, तो ये भी ट्रू है। और सिक्स्थ है इम्परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लेक या लो डिमांड, तो इम्परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट लो डिमांड का रिजल्ट होता है, तो ये भी ट्रू है। तो दो ही फॉल्स थे इसमें बस। मैच द कॉलम देखते हैं। 1 माइनस एपीसी ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है एपीएस के, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। या चेंज इन सी या चेंज इन जो वाई है, ये क्या होता है, तो ये होता है आपका एमपीसी के बराबर, तो ये सेकंड वाला हो जाएगा। मैं अभी सबके फुल फॉर्म बाद में बता दूंगा या फिर आप बुक से देख लेना। 1 प्लस एमपीसी इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपके एमपीएस के, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला। सी अपॉन वाई, तो ये आपका क्या है, फोर्थ का एपीसी के बराबर, तो ये फोर्थ है। फिफ्थ है चेंज इन एल आई डिवाइड बाय चेंज इन वाई, या डेल आई या डेल वाई लिख सकते हैं अपन, तो ये जो होता है वो बराबर होता है एम पी आई के, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है फिफ्थ, ये हो जाएगा। और सिक्स आई अपॉन वाई जो है वो ए पी आई के बराबर होता है, तो ये आपका सिक्स हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे मैच द कॉलम लिखने थे। अब आते हैं अपन वन वर्ड पे। तो वन वर्ड से पहले मैं आपको सारे ऑब्जेक्ट जो अभी मैं कह रहा था कि आपको सारे के सारे इनके वो बता देता हूँ।
मीनिंग क्या है ना, फुल फॉर्म्स कह सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं एमपीसी और एपीसी से। तो एपीसी मतलब होता है एपीसी एंड एमपीसी, एपीसी एंड एमपीसी, इसका मतलब है एवरेज एंड मार्जिनल, मैं दोनों साथ में लिख रहा हूं एक बार में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी। अब ये एपी एमपी देखो हर उसमें एपी एमपी एपी एपी एमपी एपी एमपी, तो एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी तो एपी और एमपी का मतलब है। अब आखिरी का वर्ड जो है सी एस और आई, इनका मतलब बता देता हूं। तो जब सी लिखेंगे एपीसी तो एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। एस से है एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और आई से है एपीआई में, जैसे कि एपीएस की बात करेंगे, एपीएस एंड एनपीएस की, तो यहां पर जाएगा एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और जब एमपीआई और एपीआई की बात करेंगे तो ये है टू इन्वेस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। तो आखिरी का जो टू कंज्यूम, टू सेव, टू इन्वेस्ट होता है। अब इनके फॉर्मूले जैसे कि जहां पे तीन टर्म जनरली आपने देखने मिलेंगे, तो सी आई और एक और है वाई। तो सी से तो मतलब है कंज्यूमर, सॉरी कंजप्शन, कंजप्शन होता है। और आई से तो मतलब है इन्वेस्टमेंट। और वाई बचता है तो उसको नाम दे दिएगा इनकम, क्योंकि आई से तो इन्वेस्टमेंट हो गया था, तो यहाँ पे वाई को इनकम बोला गया इसलिए, है ना। तो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर डेल सी और डेल आई जैसे लिखा है और डेल वाई लिखा है, तो तीनों के आगे ये जो ट्रायंगल बनता है इसको डेल बोला जाता है, पहली चीज। और इस डेल के साथ में तीनों टर्म लिखे हुए हैं, तो इस डेल का मतलब क्या है, इस डेल का मतलब है चेंज। चेंज मतलब बदलाव, तो चेंज इन। अब जिसके आगे अगर डेल सी लगा दिया तो ये हो जाएगा चेंज इन कंजप्शन। अगर इसके आगे डेल आई लगा दिया तो ये हो जाएगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और इसके आगे अगर इनकम डेल वाई के आगे लगा दिया तो ये हो जाएगा चेंज इन इनकम। बस इतना सा है ना। तो जो चैनल चेंज है वो सबके सब एमपीएस, एमपीआई एंड एमपीसी में होता है। तो जो मार्जिनल वाला पोस्ट है उसमें सबके सब में चेंजेस आते हैं, और जो नॉर्मल है वो एवरेज आएगा। चलो देखते हैं वन वर्ड पे आते हैं। अब तो कर सकते हैं वन वर्ड, सारे ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए, है ना, सारे फुल फॉर्म जितने भी थे और नोटेशन है वो आपको याद होना चाहिए। वैसे तो क्लिक नहीं हो रहा है, एक बार देखते हैं, ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। कभी कभी सिस्टम स्लो चलने लगता है भाई, अपडेट करेंगे, ये सेशन तो हो जाए है ना। आंसर इन वन वर्ड, पहला लिखा द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ विच कंपटीशन। तो ये परफेक्ट कंपटीशन के अंडर आती है, परफेक्ट कंपटीशन। ओके। सेकंड, विच इकोनॉमी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय केन्स इन हिज थ्योरी। तो जो इकोनॉमी उन्हें ली थी वो सोशलिस्ट थी, तो सोशलिस्ट आ जाएगा। थर्ड है विच वन इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली इंक्रीज डिमांड इन शॉर्ट रन। तो वो एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, तो एग्रीगेट जीएटी, एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। तो ये एपीसी और एपीएस अभी मैंने बताया था, इसके बाद इक्वल में होता है एपीएस। What is the marginal rate of capital equal to? What is the marginal rate of capital equal to इंटरेस्ट रेट के इक्वल होता है, तो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा यहाँ पे। और आखिरी में लिखा है फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट द इंक्रीज इन विच विल बी नेसेसरी, तो एग्रीगेट डिमांड इज नेसेसरी, एग्रीगेट डिमांड। तो इस तरह से सारे वन वर्ड होते हैं। चलिए अगले चैप्टर करते हैं। अगला चैप्टर जो कि 11th है, और अगर आप पार्ट 2 की बात करें तो एनसीईआरटी पार्ट 2 के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 मिलेगा। ओके, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। और इस में से आने वाला है 3 तो 1-1 मार्क के क्वेश्चन, एक 2 मार्क क्वेश्चन, एक 3 मार्क क्वेश्चन, तो टोटल 8 मार्क्स का ही पूछे जाने वाला है। जल्दी से अपन क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया डायरेक्ट टैक्स इज, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, कि दोनों है, तो डायरेक्ट टैक्स दोनों है ना। फिर डैश ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स। तो किसको इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड करते हैं, एक्साइज ड्यूटी को या सेल्स टैक्स को भी, तो दोनों को ही इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इंक्लूड करा जाता है।
डी तो वेल्थ टैक्स तो कुछ भी नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज के अंदर जनरली किसको इंक्लूड कराया जाता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या दोनों, तो देखो कंस्ट्रक्शन ब्रिज जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऐसी फोर्थ द ड्यूरेशन ऑफ द बजट इज, तो ड्यूरेशन जनरली देखो 2 साल 3 साल नहीं है, हर साल होता है, आपने देखा ही होगा जनरली, अभी आने वाला है मार्च के अंदर, तो पहला एनुअली आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फिफ्थ में विच बजट इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कैसा बजट जनरली अच्छा होता है, तो डेफिसिट बजट, लॉस मेकिंग बजट जो होता है, या बैलेंस बजट कह सकते हैं, या सेविंग बजट, तो बैलेंस बजट जो है वो बजट, डेफिसिट बजट जो है जिसमें लॉस बजट कहते हैं वो वाला बजट जनरली डेवलपिंग कंट्रीज की बात करेंगे तो अच्छा रहता है। और सिक्स्थ है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो फिस्कल डेफिसिट मतलब प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये नहीं होता है, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट ये होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक में लिखा डैश इज द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, तो बजट जो है वो एक डॉक्यूमेंट ही होता है जिसमें सारी चीजें लिखी आती है, तो बजट इज ए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। डैश टैक्सेस कैन बी ट्रांसफर टू एनी अदर, तो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो किसी और दूसरे व्यक्ति को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इन यहाँ लिखने की जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ, इंटरेस्ट लिख दिया था मैंने गलती से, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर टैक्सेस आर लीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स, तो वैल्यू टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता था वैल्यू टैक्स, तो वैल्यू टैक्स आर लीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। फोर्थ है इनकम टैक्स इज ए डैश टैक्स, तो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स हमने यहाँ पे भी लगाया था, देखिए ऊपर डायरेक्ट टैक्स ऐसा है, इनकम भी है गिफ्ट भी होता है, तो दोनों इनकम इसके कैसे डायरेक्ट टैक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। फिफ्थ है इन इंडिया फ्रॉम जुलाई डैश सर्विस टैक्स हैज बीन लीव्ड, तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो सकता है कि 1 जुलाई 2017 से आपका लगाएगा जीएसटी, तो यहाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आ सकता है, और सिर्फ सर्विस टैक्स की बात करेंगे तो जुलाई 1994 में आपका सर्विस टैक्स अप्लाई करा गया था, तो मेरे हिसाब से 1994 ज्यादा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें लिख के नहीं दिया है कि 1 जुलाई 2017 से कौन सा टैक्स लगा था, है ना, 1 जुलाई 2017 लिख के दे तो आपको याद रखना जीएसटी लगाया गया था 2017 या 16 है, मुझे ध्यान नहीं है, 16 या 17 में से कोई से एक ही ईयर में है। ओके, इन बजट डैश अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज, तो बजट में कौन सा अमाउंट शो करा जाता है, तो अप्रोक्स अमाउंट रहता है, तकरीबन इतना अप्रोक्स अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज, कहाँ पे कितना खर्चा लगाया जाएगा, कहाँ पे कितना खर्चा नहीं लगाया जाएगा। ट्रू फॉल्स पाते हैं, द एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट, नहीं भैया फाइनेंस मिनिस्टर करता है, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड है इंटरेस्ट पेमेंट इज ए प्लान टर्म, तो ये भी फॉल्स है। फिर थर्ड है द रेलवे बजट ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूड इन द जनरल बजट, ये भी फॉल्स है, ऐसा नहीं है, रेलवे बजट भी होता है। एक्सेस बजट इज मेड इन द टाइम ऑफ रिसेशन, ये भी फॉल्स है, तो ट्रू देखते हैं कौन सा। द डेफिसिट बजट इज मेड बाय डेवलपिंग कंट्री, ये ट्रू है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। और जनरल बजट इज रिलेटेड टू जेंडर बजट इज रिलेटेड टू वुमेन, हाँ ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आखिरी के दोनों ट्रू थे, बाकी सब फॉल्स। मैच द कॉलम पे आते हैं, पहला कॉर्पोरेशन टैक्स, तो कॉर्पोरेशन टैक्स जनरली सुपर टैक्स है, तो ये पहला हो जाएगा, मैं आगे नंबर लिख देता हूँ 1। सेकंड सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स 1994 से अभी थोड़े जो ऊपर जो हमने लगाया था 1994 जुलाई, ये यहाँ पे लिखा था फिल इन द ब्लैंक में, देख सकते हैं आप 1994 में फिफ्थ वाला सर्विस टैक्स लगाया, तो सर्विस टैक्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन 1994 दिया हुआ है, तो ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स श्री जेम्स, चलो इसको देखते हैं, श्री नहीं सर होता है कभी कभी, छोड़ते हैं अभी 2 मिनट। देखिए वेल्थ टैक्स क्या है, तो वेल्थ टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स है, तो ये फोर्थ वाला हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, जब आपको थोड़ा सा कोई इसमें डाउट लगे तो उस पर आप थोड़ी देर के लिए होल्ड लगा दें, बाकी सब पे लगाते हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या 3 ईयर का होता है 1 ईयर का, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये 5वां हो जाएगा, अलग ही दिख रहा है। और बजट पीरियड जो है वो 1 साल का होता है, तो जी वाला इसका हो जाएगा, ये 6th 1 ईयर का, 3 ईयर किसी का नहीं होता। अब इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो सर जेम्स विलियम्स ने लगाया था, तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा रहेगा, तो थर्ड वाला, ये आपका कुछ भी नहीं, खाली। आगे देखो ई आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन वन वर्ड में दिया है राइट द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, और ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सेकंड है राइट वन इफेक्ट ऑफ डेफिसिटिंग बजट, डेफिसिट बजट का मेन
इफेक्ट क्या है, वन इफेक्ट तो एक लिख लो, रिडक्शन इन टैक्सेस, रिडक्शन इन टैक्सेस जिसके ऊपर काम चल रहा है अभी, शायद से इंडिया में अप्लाई हो सकता है, ऐसा सुनने में आया है। बाकी तो 31 मार्च के बाद आप लोग अगर अखबार पढ़ते होंगे तो आपको जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। विच टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2017, तो वो जीएसटी लगाया गया था। विच आइटम इज मेंशन, जीएसटी मैंने शॉर्ट में लिखा, फुल फॉर्म आपको बताना है। विच आइटम इज मेंशन इन द बजट इन एडिशन टू गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो डिस्क्रिप्शन होता है नेशनल पॉलिसी का, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशनल पॉलिसी। फिफ्थ है विच टाइप ऑफ बजट इज कंसिडर ए गुड बजट फॉर द गवर्नमेंट इन नाउअडेज, तो ये डेफिसिट बजट आजकल अच्छा माना जाता है, मैंने अभी कहा जिसके लिए ऊपर काम चल रहा है। और सिक्स्थ है व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कंसिडर एज एक्सपेंडिचर, तो एजुकेशन में जो खर्चा है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका ऑप्शन हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद आंसर वेरी शॉर्ट्स हैं, और शॉर्ट्स है तो ये आप लोग कर लेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ है ना। सेकेंड पार्ट 2 गई, चैप्टर 6 और या फिर आपके चैप्टर नंबर 12, तो ये है आपका आने वाला है, मैंने उसके ऊपर लाल कलम चला दी, और यहाँ से आएगा आपका 3 मार्क्स के 3 ऑब्जेक्टिव, एक 2 मार्क्स क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स का। तो ड्रॉ करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिमेन इन द अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ रह जाता है, तो बैलेंस अमाउंट दिखाता है ना, हमेशा बैलेंस आता है, जितना टोटल रिसीप है उतना ही टोटल पेमेंट होता है, और अगर टोटल रिसीप और टोटल पेमेंट इक्वल नहीं आता तो उसे इक्वल करा जाता है। ओके, डिवैल्यूएशन इज पॉसिबल, डिवैल्यूएशन जो है वो कब पॉसिबल होता है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में वो पॉसिबल होता है। इनविजिबल आइटम विल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इनविजिबल आइटम्स वो होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं, तो बैंकिंग कह सकते हैं आप, या शिपिंग, या फिर इंफॉर्मेशन, तो ये सभी दिखाई नहीं देते हैं, है ना। शिपिंग करा गया बोलते हैं, करा गया, आप ये शिपिंग मतलब ये समझ लेना सामान रख के भेज दिया, शिपिंग कर दिया मतलब रख के सामान भेज दिया, तो एक वर्ड है बस वो, तो सारे ऑल आंसर हो जाएगा। विच आइटम आर इंक्लूड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में जनरली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजिबल आइटम्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब टोटल इंपोर्ट और टोटल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ओके, टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड निकलता है। फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, पहला लिखा है बैलेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पेमेंट इज पार्ट ऑफ डैश अकाउंट, तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। पेमेंट ऑफ पर्सनल लोन कम्स इन डैश अकाउंट लायबिलिटीज एंट्रीज, तो कैपिटल अकाउंट में ही आता है पर्सनल लोन का भी। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड डैश इन डैश अकाउंट, तो एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड बाय दोस हु इंपोर्ट द गुड्स, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करने वाले, इंपोर्ट करने वाले मांग करते हैं। व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन प्राइस इन अ कंट्री इट डैश एक्सपोर्ट, देखो तो जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो एक्सपोर्ट में कमी होती है, एक्सपोर्ट डिक्रीजेस। और आखिरी है द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ कंट्री इज डैश व्हेन एक्सपोर्ट इंक्रीज इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट, तो जब भी एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है इंपोर्ट के कंपैरिजन में तो हमारे फेवर में होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इन फेवर ऑफ कंट्री, इन फेवर, हक में हमारे। ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं, व्हेन द बैंक रेट राइजेस द फॉरेन एक्सचेंज रेट शिफ्ट इन फेवर ऑफ द कंट्री, तो ये ट्रू है। सेकंड लिखा है कि फॉरेन एक्सचेंज इज मेड बाय एक्सपोर्टर ऑफ द कैपिटल, ये फॉल्स है। थर्ड, इफ द कंट्रीमैन बाय स्टॉक शेयर अबाउट बाहर के खरीदे हो तो देन फॉरेन एक्सचेंज रेट बिकम अगेंस्ट द कंट्री, ये भी ट्रू है। फोर्थ है एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज ए लाइबिलिटी ऑफ द करंट अकाउंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, फॉल्स है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड पेमेंट फॉर सर्विसेज, तो ये भी फॉल्स है। और सिक्स्थ दिया द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, तो ये ट्रू है, हमेशा बैलेंस ही आता है। मैच द कॉलम देखते हैं, मैच द कॉलम में लिखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पहला, इसका हो जाएगा आपका इनविजिबल आइटम्स, आते हैं इसमें, नहीं आते, चलो देखते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड सेकंड वाला, इसमें कौन से आते हैं, सारे के सारे विजिबल्स आते हैं, तो ये सेकंड का सी, ये 2 हो गया। आइटम ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या आता है, तो इंश्योरेंस आता है, ये 3 हो जाएगा।
आपका फोर्थ है आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन सा आइटम आता है, तो ये अप्रोप्रिएशन आते हैं सारे के सारे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिफ्थ है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्यों होता है, डिमांड इन द मार्केट डिटरमाइंड बाय सप्लाई या प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपका डिमांड ये फिफ्थ हो जाएगा। फिक्स एक्सचेंज रेट ये प्रिस्क्राइब करता है कौन, गवर्नमेंट करता है, तो ये हो जाएगा आपका सिक्स्थ वाला। और आपके आखिरी वाला है बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनविजिबल आइटम्स आते हैं। यस, ये पहला हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड इस तरह से आप पूरे नंबरिंग कर लीजिएगा। और अब देखते हैं आंसर इन वन वर्ड। तो आंसर इन वन वर्ड में लिखा है ओनली विजिबल आइटम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर इंक्लूड इन व्हाट, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में आते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT शॉर्ट में कहें तो व्हाट। When an Indian spend in education in America, what is this item for India, तो ये है करंट अकाउंट के लिए डेटर, करंट अकाउंट में आएगा, और ये डेटर है एक टाइप से ना, डेटर। अपन क्या कर रहे हैं, इंडियन स्पेंड ऑन एजुकेशन इन अमेरिका, अमेरिका में स्पेंड कर रहे हैं, तो ये एक टाइप से करंट अकाउंट में डेटर में लिखा जाएगा। हाउ विल द डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी लीड टू द इंपोर्ट ऑफ इंडियंस, तो ये कैसे लीड कर रहा है, ये कॉस्टली हो रहा है, कॉस्टली इंपोर्ट कह सकते हैं इसे, है ना। ओके, और इसके बाद व्हाई डज द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अराइज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज की क्यों कंडीशन अराइज होती है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वजह से, या गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करने की वजह से। गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करने की वजह से, और एंड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो आप इसको ऐसा लिखना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिफ्थ है व्हेन द बैंक रेट अराइजेस द फॉरेन एक्सचेंज रेट टर्न इन फेवर और अगेंस्ट द कंट्री, तो इन फेवर, हमारे फेवर में, इन फेवर ऑफ आवर कंट्री। व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस कॉल्ड, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं उसे, तो फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव आपको, ये वन वर्ड हो गए, सारे ऑब्जेक्टिव जो 1 मार्क्स के थे वो सारे कंप्लीट होते हैं, पूरे के पूरे मैंने एक ही वीडियो में करवा दी हैं। तो आपको जो मैंने पढ़ाया, जो समझाया, वो समझ में आता है तो एक लाइक जरूर करें। सभी को मकर संक्रांति की बधाइयाँ, और वीडियो को शेयर करें, और एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी लोग घर में रहें, है ना। टेक केयर योरसेल्फ। भैया सबसे जो मस्त चीज़ वही है वो कि आप अपने आप का क्या करें, ध्यान रखें, है ना, टेक केयर करें, तो सब सुरक्षित रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई भी होगी। अगर आपकी तबीयत मान लो खराब हो गई थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, तो आपका हो सकता है 15 से 20 दिन बिगड़ जाए, और जो आपकी तैयारी है वो भी खराब हो जाए, है ना। तो इसलिए आप लोग घर में रहें, पढ़ाई करें, बस एग्जाम तो जरूर होंगे, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, तो आपको अच्छा फायदा है लेट होगा तो, और नुकसान ये है कि आप लोग को थोड़ा ढील दे देंगे, तो ढील नहीं देना, किसी को पढ़ाई करते रहना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।